Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं। और मेरे इस चैनल पर सी टेट के लिए सी टेट इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, यूपी टेट के लिए यूपी टेट इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी एंड ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आप उन प्लेलिस्ट पर जाइए और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर आपने इस सीरीज़ को तैयार कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस बात की श्योरिटी है कि आपके 27 से 30 मार्क्स तक आने से कोई नहीं रोक सकता, आप अगर जो उस प्लेलिस्ट को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने वो सीरीज़ बनाई है, उस सीरीज़ में मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर बताई हैं। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप तैयार करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप आंसर देखते हैं और उसको आप फिल कर देते हैं सर्किल को। इस तरह से करना बहुत आसान होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी टेट इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। और दिसंबर 2019 जिसकी परीक्षा जनवरी में हुई थी 2020 में, वो पेपर आज मैं आपको कराने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ साथियों। और ऐसे ही करते हुए मैं सारे पेपर्स आपको पीछे के सॉल्व कराऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर, जो कि दिसंबर 2019 का है, जिसकी परीक्षा 2020 में जनवरी में हुई थी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, ये तो आपको पता ही होगा कि 30 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 61 से लेकर 90 तक आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज यहाँ पर देखिए प्लूरल को रेफर किया जा रहा है और MAN मैन कहा जा रहा है, तो ये गलत है। ऑल दिस मैन, ऑल सारे हैं और दिस कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगुलर के लिए रेफर किया जाता है, तो ये भी गलत है। ऑल दीज मैन आर जेंटल, MAN मैन होता है सिंगुलर और जबकि MEN मैन होता है प्लूरल, तो यहाँ पर ऑल दीज मैन आर जेंटल ये सही है। ऑल दीज मैंस, मैंस कुछ नहीं होता, तो सी जो है ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है सी। क्यों? क्योंकि मैन MAN मैन, मैन का प्लूरल होता है MEN मैन, इस वजह से। और दीज प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी मिडनाइट, तो ये जो था हमारा, इसमें आपका सी सही है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी मिडनाइट, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगानी है। मिडनाइट से पहले एट का यूज किया जाता है साथियों, तो यहाँ पर एट मिडनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लोज, इनमें से एडजेक्टिव क्लोज किसमें नहीं है, ये आपको पहचानना है। सबसे पहले तो आपको एडजेक्टिव पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव, ऑल द क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव, वो शब्द जो किसी की विशेषता बताएं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो हम एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पर देख लेते हैं। आई मैट हिम वेयर ही लिव्ड, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, यहाँ पर देखिए ट्रूथफुल जो है ये एडजेक्टिव है, ट्रूथफुल ये एडजेक्टिव है क्योंकि सच्चाई यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। द मैन हु इज ट्रूथफुल ये भी एडजेक्टिव है। आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज़ द होली सिटी, होली सिटी भी ये एडजेक्टिव है, पवित्र, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहे हैं, ट्रूथफुल होना, ट्रूथफुल और होली सिटी। बट आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड ये नहीं है, दिस इज नॉट एडजेक्टिव क्लोज। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव क्लोज कौन सी नहीं है, ये नंबर 1, तो 63 का ए, यहाँ पर 63 का जो होगा वो ए होगा। आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लोज नहीं है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है। ही इज जूनियर डैश मी, ही इज जूनियर, जूनियर, सीनियर, प्रीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, इनके बाद में टू का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन टू का, तो ये डी ऑप्शन सही है, ही इज जूनियर टू मी। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शंस, ईदर ही इज मैड, ही फेंस मैडनेस, या तो वो पागल है या पागलपन का नाटक कर रहा है। तो ये जो है ईदर के बाद में साथियों, यू मस्ट नो कि ईदर के बाद में और का यूज़ किया जाता है, तो ईदर और, तो यहाँ पर ये और जो है ये ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ये सही है, डी ऑप्शन सही है हमारा, ईदर और। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है।
देखो अधिकतर लोग ये बताते हैं जहाँ पर बाई आ जाए वो पैसिव वॉइस होता है। मैं आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ पैसिव वॉइस की। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल पर जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर की प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैंने एक्टिव पैसिव कराए हुए हैं, और आपकी बल्कि जो यूपी टेट की प्लेलिस्ट है उसमें भी कराए हुए हैं, और एक्टिव पैसिव मैंने कराए हैं शॉर्ट ट्रिक से। मैंने ये नहीं कराया कि 8 टेंसेस की बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं। आप चुटकियों में 5 मिनट में सारे एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हैं। और मैं बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। देखिए, जिन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कभी थर्ड फॉर्म नहीं लगाते और उनके साथ थर्ड फॉर्म लगा दी जाए, एक तरह से उनके साथ एक अन्याय सा कर दिया जाए। भाई कोई लड़का है दूध नहीं पीता, उसको ज़बरदस्ती दूध पिला दिया हमने, अन्याय कर दिया। तो यही सिचुएशन है, जिन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती उनके साथ अगर जो हम थर्ड फॉर्म लगा दें तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब देखिए, सम बॉयज वर हेल्पिंग, यहाँ पर वॉज वर के साथ हेल्पिंग दिया हुआ है, कोई वही नहीं है। द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल है। समवन में स्टील द बाइसिकल, कोई जो है बाइसिकल को चुरा सकता है। माई वॉच वॉज लॉस्ट। अब आप ये देखिए, वॉजवर के साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। वॉजवर के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉजवर के साथ हम लगाते हैं, जो वॉजवर होता है उनके साथ लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं। लेकिन वॉजवर के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो जिन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती उन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस। माई वॉच वॉज लॉस्ट, तो दिस वन इज द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो ये 66 है इसका डी सही है। इसके बाद 67, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डू इट, ये है डू इट। डू इट जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इम्पेरेटिव है। दोस्तों इम्पेरेटिव होते क्या हैं, इम्पेरेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जाता है या एडवाइस या रिक्वेस्ट होती है, और ये वाक्य डू नॉट से या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अगर वाक्य इम्पेरेटिव है और तो इसमें क्या करते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले लगाते हैं लेट, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस क्या था हमारा, सेंटेंस है हमारा डू इट। सेंटेंस क्या है, डू इट। अब ये हमें पता है पैसिव वॉइस है ये, और ये सॉरी एक्टिव वॉइस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आ रही है। और मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको लेट लगाना है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, इट है, डू के बाद लेट इट, इसके बाद बी लगाना है, लेट इट बी, और फिर डू की थर्ड फॉर्म लगानी है डन, तो लेट इट बी डन। ये बन गया हमारा डू इट लेट इट बी डन। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो ये तो लेट इट बी डन कौन सा है, ये डी में आ रहा है, देखिए आपका ये डी में आ जाता है, तो लेट इट बी डन, दिस वन इज राइट। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, इनमें से प्लूरल कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। देखिए एनालिसिस ये सिंगुलर है, क्रिसिस ये सिंगुलर है, इंडेक्स सिंगुलर है, क्राइटेरिया ये प्लूरल है। क्राइटेरिया जो है ये प्लूरल है क्योंकि वो क्राइटेरियन इसका सिंगुलर होता है और क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। इस तरह से ये जो डी है इसका वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, इनमें से कौन सी नाउन प्लूरल में है। प्लूरल में आपको बताना है कि कौन सी नाउन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। न्यूज़ जो होती है देखने में प्लूरल लगती है लेकिन सिंगुलर में यूज़ की जाती है। बिलियर्ड्स जो है ये गेम है, ये देखने में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर में यूज़ होता है। माइस जो है ये प्लूरल में है, माइस जो है ये प्लूरल है, तो माइस इज द राइट वन। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इन द above गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। वो ऑर्फन था और अपने चाचा के साथ रहता था। तो यहाँ पर जो ऑर्फन है, अनाथ है, इट्स नॉट क्लियर वेदर फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर। तो मेल है फीमेल है क्लियर नहीं है, तो कॉमन जेंडर है। तो इस तरह से ये कॉमन जेंडर है, तो 70 का ए हो जाएगा। अब पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में आपको पता ही होगा साथियों कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म देख लीजिए। वी वर लिसनिंग ये नहीं होगा, आई हैड रिटन यही होगा क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। सो बी इज द राइट वन।
72 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दे रखा है द फर्स्ट मैन, ये कॉर्डिनल नंबर्स ये आ जाते हैं, इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी दा का प्रयोग होता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, दोनों में दा और दा आर्टिकल आना है, तो ए इज़ राइट। जो ए है हमारा वो सही है। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर आर। टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर आर। आर जो है ये हमारा जो आर है, यहाँ पर जो साउंड है वो वॉवल साउंड आ रही है। वेदर स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, बट जो साउंड है इसकी वो वॉवल साउंड है, तो एन आर हो जाएगा, एन आर, तो एन आ जाएगा और आर। तो इस तरह से ये हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एड राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स को प्लूरलाइज करने के लिए आपको सफिक्स का यूज़ करना है। देखिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, सफिक्स जो लास्ट में लगाए जाते हैं। तो ऑक्स के साथ आप क्या करेंगे, ऑक्स के साथ जो ये प्लूरल हो जाए, ऑक्सिस नहीं होगा, ऑक्सिस भी नहीं होगा, ऑक्सन, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। सफिक्स लगाना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सफिक्स लगाना है लास्ट में, तो जिससे ये जो है जो ग्रो है ये नाउन में चेंज हो जाए। ग्रोज हम करते हैं तो भी वर्ब रहेगा, और ग्रोथ करते हैं तो ये नाउन बन जाएगा, और ग्रोइंग करते हैं तो वर्ब रहेगा, ग्रोन करते हैं तो वर्ब रहेगा, तो ये ग्रोथ हो जाएगा इसका सही जो सही है 75 का बी, ग्रोथ। अब इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब फेमिनिन जेंडर नाउन। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है वो फेमिनिन जेंडर नाउन है। अब फेमिनिन आपको स्त्रीलिंग के बारे में यहाँ पर पता लगाना है। ऑल द यंग मैन, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैन के बारे में बातें कर रहे हैं ये। अब इसके बाद ऑल द मेल मेंबर्स, ये भी नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं वो आ चुकी हैं, तो ये फीमेल के बारे में बातें की जा रही है, सो दिस वन इज द राइट वन, ये बिल्कुल सही है। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफ्रेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। जो मेथड होता है टीचिंग का जिसमें मदर टंग को इंटरफेयर नहीं किया जाता, मतलब मदर टंग को जो है एक तरह से डिस्करेज कर दिया जाता है, इस मेथड में मदर टंग को जो है पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप कह सकते हैं कि इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, उसमें हिंदी का यूज़ ना हो, सो बाइलिंगुअल ना बनाया जाए। इसके बाद इफ़ यू आर टेस्टिंग, और एक बात और मैं और बताना चाहूँगा साथियों, जितने भी ये मेथड्स हैं, चाहे वो बाइलिंगुअल मेथड हो, स्ट्रक्चरल मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो, ऑडियो विजुअल मेथड हो, इसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इन सभी मेथड्स की। आप मेरे जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई सीटेट की प्लेलिस्ट, उस पर जाइए, और जो सीटेट इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी जो मेथड्स हैं इन सभी की वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप उनको डिटेल में तैयार कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। If you are testing your students' comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just. अगर आप टेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, ठीक है ना, कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट कर रहे हैं रिटन इंग्लिश का, तो उसमें आप क्या टेस्ट कर रहे हैं, देयर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहे हैं ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, जो वो अभी क्या कर चुके हैं, लिसन कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, रिटन कर चुके हैं, स्पोकन कर चुके हैं। कॉम्प्रीहेंशन साथियों रीड किया जाता है, जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है उसको रीड करते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग आप एबिलिटी उनकी चेक कर रहे हैं। इसके बाद आता है चूज द करेक्ट वन, तो इसमें बी सही है, 79 का आप देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। प्लीज़ लिसन टूवर्ड्स योर टीचर नहीं होता, प्लीज़ लिसन योर टीचर, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, दिस वन इज द राइट वन। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस, इसमें करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस आपको फाइंड आउट करने हैं। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, आई डोंट बिलीव हिम, नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज। तो ये इसमें क्या होगा, जब हमें कहते हैं भाई मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, आई एम नॉट बिलीविंग नहीं कहा जाता, आई डोंट बिलीव कहा जाता है। उस पर विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव हिम, तुम पर विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन,
इसमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी नहीं है? तो साथियों इफ जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हिज थर्स्ट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आती है, थर्स्ट फॉर नॉलेज, लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स। उसकी जो ज्ञान के लिए प्यास थी ना, उसने उसके लिए कोई संपदा, किसी संपदा को नहीं छोड़ा। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, जो फास्ट है इस सेंटेंस में, फास्ट क्या है, फास्ट यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है। तो फास्ट ये विशेषता हो गई, ही इज़ अ फास्ट राइटर, वो एक फास्ट राइटर है, तो विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, सो डी इज़ द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, इनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है? शी रेड्स वॉट शी लाइक्स, शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है। और तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें जो हमारी क्लोज होती है उसमें हमने केवल और केवल फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिखाई दे रही है व्हाट, शी रेड्स व्हाट शी लाइक, और बीच में हमने किसी में भी किसी के लिंक नहीं किया है। बी में कोई लिंक नहीं है, सी में कोई लिंक नहीं है, डी में कोई लिंक नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्लोज नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है ये, जो यहाँ पर इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट जो फर्स्ट है, शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, ये हमारा सही है, ये सिंपल नहीं है। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन, वो पियानो बजा रहा होगा कॉन्सर्ट में डे आफ्टर टुमारो, परसों। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इम्परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन शैल हैव बीन आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और फ्यूचर इम्परफेक्ट को कहा जाता है साथियों फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Each question is followed by 4 answers, only one of which is correct. You have to choose that correct answer. To forgive an injury is often considered to be a sign of weakness. It's really a sign of strength. जो किसी इंजरी को, किसी भी घात, किसी ने कोई आघात आपको पहुंचाया है और उसको माफ़ कर देना, ये कमजोरी की निशानी मानी जाती है। इट इज़ रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन वास्तव में ये जो है ना आपकी ताकत की निशानी है। किसी को माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है, ये बड़ी ताकत चाहिए इसको माफ़ करने के लिए। इट इज़ ईजी टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कैरीड अवे बाय रिसेंटमेंट एंड हेट इनटू एन एक्ट ऑफ वेंजियंस। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी की नाराज़गी का बदला ना लेना। बट इट टेक्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रेस्ट्रेन दोज नेचुरल पोजेशंस। लेकिन इन चीज़ों को पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? इसमें हमारे पास नेचुरल पैशंस होने चाहिए। द मैन हु फॉरगिव्स एन इंजरी प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर ऑफ द मैन हु रॉन्ग्ड हिम। जो व्यक्ति गलत व्यक्ति को माफ़ कर देता है, वो व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर देता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने उसको गलत ठहराया है। एंड पुट्स द रॉन्ग डूअर टू शेम, और जो गलत करने वाला है वो खुद शर्मिंदगी का शिकार हो जाता है। फॉरगिवनेस में इवन टर्न अ फो इनटू अ फ्रेंड, और जो माफ़ी होती है वो एक दुश्मन को भी दोस्त में बदल देती है। सो मर्सी इज द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। अतः मर्सी जो है, जो दया है, वो बदले का सबसे अच्छा वो है तरीका। आपने शेक्सपियर का भी सुना होगा। शेक्सपियर ने जो अपना प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें पोर्शिया ने कहा था कोर्ट में, और पोर्शिया क्या कहती है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, इट ब्लेस्ड हिम हु गिव्स एंड फॉर हिम हु टेक्स। जो दया का गुण होता है ना दोस्तों, वो महान होता है। वो उसके लिए भी अच्छा होता है जो देता है इसको, और उसके लिए भी अच्छा होता है जो इसको लेता है। ये तो वर्षा की बूंदों के रूप में होती है जो पृथ्वी से आसमान पर आती है। तो यहाँ पर भी दया की बात की गई है दोस्तों। द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। दोस्तों सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप समझिए क्या होती है। ये मेरी नाउन की जो प्लेलिस्ट मैंने आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर की बनाई हुई है, उसमें नाउन पूरा मैंने समझाया हुआ है, तो आप उसमें भी जाकर स्टडी कर सकते हैं पूरे नाउन को। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको हम टच ना कर सकें।
जिसको केवल फील किया जा सके, जैसे ऑनेस्टी होती है, स्ट्रेंथ होती है, ये सभी क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इनको हम टच नहीं कर सकते। तो स्ट्रेंथ कैसी है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, जो व्यक्ति बदला नहीं लेता, एज पर द पैसेज, पैसेज के अनुसार वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रॉन्ग मैन कहलाता है। तो यहां पर बी सही है। अब इसके बाद पैसेज आ जाता है पोइट्री का। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो इट। तो यहां पर ये आंसर देने, देखो दोस्तों ये जो पोएम है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये 3 क्वार्टरेन की एक पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर के फेमस पोइट है, रोमांटिक एज के, उनके द्वारा लिखी गई एक कविता है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। तो ये जो है इसमें फर्स्ट जो इसका स्टैंजा आता है, फर्स्ट क्वार्टरेन आता है, क्वार्टरेन बोलते हैं 4 लाइन का एक स्टैंजा। तो ऐसे 3 स्टैंजा की ये कविता है और इसमें फर्स्ट स्टैंजा में आइसोलेशन को दर्शाया है उन्होंने कि लूसी जो थी वो एक अनटच्ड एरिया पर रहती थी, और दूसरे में लूसी की इनोसेंस को दर्शाया, उसकी ब्यूटी को कंपैरिजन किया है, और तीसरे पैराग्राफ में जो ब्यूटी जो लूसी होती है, लूसी की डेथ पर जो पोइट है वो लेमेंट करता हुआ दिखाया जाता है इस कविता में। तो उसी कविता का कुछ पार्ट आपके यहाँ पर ये पैसेज में दिया गया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। शी ड्वेल्ट अमंग दी अनट्रोडन वेज, ड्वेल्ट मतलब रहना, वो रहती थी कहाँ, अमंग द अनट्रोडन वेज, वो अनट्रोडन वेज में रहती थी। अनट्रोडन वेज जो रास्ते जो हम नहीं जानते, दोज आर अननोन टू अस, जो हमारे लिए अननोन है, रादर वी कैन कॉल्ड अनएक्सप्लोर्ड है जो हमारे लिए, तो वो ऐसे स्थान पर रहती थी। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, कहाँ पर, इस जो डव स्प्रिंग होती है उसके पास में वो रहती थी। अ मेड हुम देयर वर नन टू प्रेस एंड वेरी फ्यू टू लव, एक ऐसी नवयुवती थी, एक ऐसी लड़की थी, हुम देयर वर नन टू प्रेस एंड वेरी फ्यू टू लव। अ वॉयलेट बाय मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आईज, फेयर एज ए स्टार व्हेन द ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। और बिल्कुल ऐसी लगती थी। यहाँ पर कंपैरिजन लूसी का देखिए किस तरह से वायलेट से किया गया है और किस प्रकार से लूसी को ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो हाफ हिडन हो आंखों से, और वो इतनी सुंदर लगती थी, फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इन शाइनिंग इन द स्काई, एक सितारे की तरह जैसे कि वो आसमान में चमकती हो। तो इस तरह से वो लूसी दिखाई पड़ती थी। और ये दोस्तों लूसी की जो सीरीज़ थी, लूसी की पोएम्स की वर्ड्सवर्थ ने 5 लूसीज की पोएम्स की सीरीज थी जो कि लिरिकल बैलेड में, कॉलेज के एसटी कॉलेज के साथ इनका एक वर्क आया था लिरिकल बैलेड, उसमें कोलैबोरेशन के साथ ये पब्लिश कराते थे। तो वहाँ पर ये उनके साथ इन्होंने पब्लिश कराई थी, लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी और लूसी की पोएम में थी। अब लूसी कौन थी दोस्तों, लूसी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इमेजिनेशन थी। तो क्रिएशन ऑफ वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन, अ क्रिएटिव चाइल्ड हम कह सकते हैं, इमेजिनेटिव चाइल्ड हम इसको बोल सकते हैं। एक कवि की कल्पनाओं की बच्ची लूसी ग्रे थी। आपने लूसी ग्रे की वो कविता सुनी हो जो आपने, अगर जो आप यूपी बोर्ड में रहे होंगे तो 10th क्लास में एक पोएम आपने पढ़ी होगी लूसी ग्रे के नाम से। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. No mate, no comrade did Lucy knew. She dwelt on a wide moor. तो मतलब लूसी जो थी वो इस तरह की थी, उसका ना तो कोई साथी था ना कोई सहपाठी था, और एक दिन जब जंगल से होकर कभी गुजर रहा था तो उसको शांत स्वभाव की बच्ची से मिलने का मौका मिला था। और फिर आपने सुना होगा कि किस प्रकार से लूसी जो थी, लूसी को शहर भेजा गया था, उसके पिताजी उससे क्या कहते हैं, टुनाइट विल बी द स्टॉर्मी नाइट, टू द टाउन मस्ट गो, टेक ए लालटेन चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो। और इस पर लूसी क्या कहती है, लूसी कहती है फादर टिस आई विल ग्लैडली डू, टिस स्क्रैचली आफ्टरनून एंड येंडर इज द मून एंड मॉन्स्टर क्लॉक इज जस्ट स्ट्रक टू। पिताजी ये तो मैं खुशी खुशी कर दूंगी, अभी तो मुश्किल से दोपहर ही हुई है और गिरजाघर की जो घड़ी है उसमें भी 2 बजे हैं और चंद्रमा निकलने में भी बहुत देरी है। लेकिन लूसी क्या करती है, एट दिस लूसी टुक द लालटेन इन हर हैंड एंड, और पिताजी क्या करते हैं, द फादर स्टार्टेड द फैगोट बैंड। तो यहाँ पर रेज द फैगोट बैंड, उन्होंने, पिताजी ने जो लकड़ी का गट्ठर था वो काटना चालू कर दिया, लूसी ने लालटेन लेकर वो निकल पड़ी। लेकिन तूफान जो था वो समय से पहले आ गया था। द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, लूसी वॉन्डर्स मैनी अप एंड डाउन बट नेवर रीच द टाउन। वो कस्बे नहीं पहुँच पाई थी और जो माता पिता थे उन्होंने पूरी रात उसको ढूंढा और उसके फिर फुटप्रिंट्स का पीछा किया और फिर वो एक प्लैंक एक पुल के बीच में आकर उससे आगे वो नहीं थे, तो शायद लूसी वहीं से गिर गई होगी और मर गई होगी, ऐसा कहा गया। फिर आपने एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ी होगी जिसमें यह दिखाया गया कि लूसी को नेचर ने पालन पोषण कर लिया था। 3 years she grew in sun and shower, and nature declared a lovelier flower on the earth was never sown. This child I will take to myself and will make a lady of my own. जब वो नेचर ये कहती है प्रकृति की 3 साल वो धूप और बरसात में पली बड़ी होती है और अब
लूसी को जो है मैं अपनी गोद ले लूँगी और अपने जैसी एक परिपक्व स्त्री बनाऊँगी, तो वहाँ पर वो नेचर की गोद में आ जाती है। ऐसे ही ये शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज है। यहाँ पर लूसी को ये बताया गया कि वो ऐसे स्थान पर रहती है जो हमसे अनटच्ड है, जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पर लूसी रहती है। बहुत इनोसेंस चाइल्ड है और इतनी सुंदर वो लगती है जैसे प्रकृति के तत्व होते हैं उनकी तरह सुंदर लगती है। तो बहुत ही मनोरम यहाँ पर वर्णन जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने किया है लूसी का। What is the meaning of the word untrodden? Untrodden शब्द का अर्थ क्या है? I have already told you that it is unexplored. इसका मतलब है unexplored, untrodden. इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच पहचाना है तो फेयर एज स्टार, आप खुद देख सकते हैं फेयर एज स्टार इट मीन्स सिमिली, जहां पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन एक साथ किया जाता है और कंपैरिजन वर्ड्स एज लाइक सस्सो का यूज किया जाता है, वो सिमिली कहलाता है, तो यहां पर सिमिली है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है? देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, he showed few concern for his nephew, he showed little mercy to the vanquished। यहाँ पर 1 2 3 है, only 3 है, only 1 है या none of these है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें केवल है only थर्ड, जो only 3 यहाँ पर he showed little mercy to the vanquished, this one is the right answer। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छी तरह आपने का ये तैयार हो गया होगा। तो इस तरह से ही मैं आगे के भी जो पेपर्स हैं वो भी सारे आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ और अपने जो दोस्त हैं, अपना जो सर्किल है पूरा, उसको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फैक्ट के साथ तैयारी कराऊंगा। ये नहीं कि केवल मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया उसको बता दिया, मैं उसको एक्सप्लेन जहाँ जरूरत होगी वहाँ उसको एक्सप्लेन भी आपको करूँगा। और इसके साथ साथ जो मेरी प्लेलिस्ट है जिस पर मैं बार बार आपको जोर डाल रहा हूँ उसे जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आपने उसे तैयार कर लिया तो मैं कहता हूँ कि सीटेट जो है वो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि जो असली जड़ होती है ना सीटेट को पास करने की, अगर जो आपकी लैंग्वेज पेडागोजीज पर कमांड है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, और दोस्तों हिंदी पेडागोजी भी मैं आपको जल्द ही कराने वाला हूं, तो हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, अगर जो आपकी इन पे कमांड है तो मैं कहता हूं कि सीटेट आपका यूं ही निकल जाएगा। एक तीसरा सब्जेक्ट आपका छोटा मोटा तैयार भी है ना तो भी आप निकाल देंगे, 2 पर आपकी कमांड होती है और इसमें अच्छे नंबर ले आते हैं आप। तो इस तरह से आपको तैयार करना है, सीटेट की तैयारी इस तरह से करनी है दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।